नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। लखनऊ में विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएम ने जैन धर्म की तारीफ की और भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाने की बात कही। इससे पहले उन्होंने अभिनेता प्रभुदेव से भी मुलाकात की। लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में विश्व नवकार महामंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने कहा कि नवकार महामंत्र आज भी हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत है। व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा, उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की विरासत के साथ जुड़ते हुए नवकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले, बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। सीएम ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की पवित्र भूमि है। उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती ने कई तीर्थंकरों को जन्म दिया, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। हम सबको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए, और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए, जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। जब दुनिया के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब एक राजा उस परंपरा में सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की उस अगूढ़ साधना में
अपने आप को समर्पित करते हुए लोक मंगल की कामना से आगे बढ़ करके इस परंपरा को आगे बढ़ा, ये परंपरा हमें देते हैं। और आज हम यहां पर विश्व नौकार महामंत्र के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने मशहूर अभिनेता और कोरियोग्राफर प्रभु देवा से मुलाकात की। ये मुलाकात उनके सरकारी आवास पर हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विश्व नवकार महामंत्र दिवस का ये आयोजन न सिर्फ जैन धर्म की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि सीएम योगी की उस सोच को भी दिखाता है जो संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलती है। लखनऊ में ये कार्यक्रम एकता और आध्यात्म का संदेश दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं इधर लखनऊ में बीजेपी ने अपने 45वें स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। पार्टी मुख्यालय में एक खास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस मौके पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन भी किया। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय आज उत्सव के रंग में रंगा रहा। पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर एक शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में बीजेपी की यात्रा और उपलब्धियों को खूबसूरती से दिखाया गया। शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरों से हुई। प्रदेश कार्यालय पर इन सब विषयों को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का आज शुभारंभ उद्घाटन हुआ है, उसका अवलोकन भी हुआ है। इससे पहले सभी जिला मुख्यालयों पर भी इस प्रकार की प्रदर्शनी स्थानीय स्तर पर भी हमारे सभी कार्यालयों पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से ही हम लोगों ने कुछ संकल्प, कुछ कमिटमेंट तय किए थे। आज हमारे लिए देश के असंख्य भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के, शुभचिंतकों के लिए गर्व करने वाली बात है कि हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने उन संकल्पों को पूरा किया। प्रदर्शनी में 1977 की एक खास तस्वीर भी शामिल की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जनसभाओं की यादें भी यहाँ तस्वीरों के जरिए ताजा की गई। इसके अलावा 1970 में महाराष्ट्र में हुई सांप्रदायिक दंगों के बाद भाईचारे का संदेश देने वाली घटना का जिक्र भी किया गया। ये वो दौर था जब बीजेपी ने एकता और शांति की मिसाल कायम की थी। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई उपलब्धियां भी खास जगह पा रही हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की तपस्या का और देश के 140 करोड़ लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को इन्होंने आशीर्वाद और स्नेह देने का काम किया। आज ये बदलता हुआ भारत है और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हमारे आपके सबके सामने है। आज प्रदर्शनी के ये अवलोकन के साथ साथ हमारी पार्टी ने अगले चरण में, आज तक हम लोगों को सभी विधानसभाओं पर हमें सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन करने हैं और इसके बाद गांव बस्ती और बाढ़ चलो अभियान के तहत हम लोग घर घर जाकर कल से 13 तारीख तक घर घर जाकर अपने संगठनात्मक विषय और अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें। ये एक हमारी विचारधारा को लेकर लोगों ने जिस प्रकार से जनता के बीच में संघर्ष किया, जनता के विषय मुद्दे उठाए और हमें जब जब जनता ने सेवा करने का अवसर दिया हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के लोगों ने उन संकल्पों को पूरा किया जो कमिटमेंट हमने किए थे। आपने देखा होगा हमारी ऐसी पार्टी है, हमारी ऐसी सरकार है कि हम लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से घर घर जाकर अपनी सरकार का लेखा जोखा कामकाज की चर्चा जनता के बीच में जाकर घर घर करते हैं। हमने जो कहा, हमारी पार्टी ने जो कहा मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, उसे पूरा किया। उसी का ही परिणाम है कि आज 80 में जो पार्टी
शुरुआत हुई, आज वो देश में दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य हमारे हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, विधान पार्षद हमारे हैं, मेयर हमारे हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं, प्रधान हमारे हैं, बीडीसी के मेंबर हमारे हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का, देश की जनता का मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति विश्वास और हमारी सरकार और हमारी विचार के आधार पर जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप हम सबके सामने है। बीजेपी मुख्यालय की ये प्रदर्शनी पार्टी के गौरवशाली इतिहास को सामने ला रही है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये आयोजन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 45 साल में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और ये प्रदर्शनी उसकी मेहनत की कहानी बयां करती है। अटल जी से लेकर आज तक का सफर यहाँ देखने को मिला। लखनऊ में ये जश्न बीजेपी की एकता और ताकत का प्रतीक बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं कानपुर के लोगों के लिए खुशी की खबर आई है, जहां भूमिगत मेट्रो ट्रेन के चरण 2 का काम पूरा हो चुका है। शहरवासियों के लिए ये एक बड़ी सौगात है, जो अब मेट्रो के जरिए और तेजी से सफर कर सकेंगे। कानपुर में मेट्रो का सपना अब लगभग पूरा हो गया है। चरण 2 के तहत भूमिगत मेट्रो का काम पूरा हो चुका है। ये हिस्सा कॉरिडोर 2 का अहम हिस्सा है, जो रावतपुर से डबल पुलिया तक 4.1 किलोमीटर का भूमिगत सेक्शन है। इसमें रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया जैसे स्टेशन शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया है। टनल बोरिंग मशीनों की मदद से बनी ये सुरंगें अब कानपुर की ट्रैफिक समस्या को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। आपने देखा कि कानपुर मेट्रो में 2 कॉरिडोर हैं। पहला आईआईटी कानपुर से लेकर नौबस्ता तक है और दूसरा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी से लेकर बर्रा 8 तक है। तो जो पहला कॉरिडोर है आईआईटी से लेकर और नौबस्ता तक, उसमें प्रायोरिटी कॉरिडोर में आईआईटी से मोती झील के बीच में 1 दिसंबर 2021 में मेट्रो की सेवाएं शुरू हो गई थी। वो 9 किलोमीटर का प्रायोरिटी स्टेज है। उसके बाद हम लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो का काम तेज़ी से किया और 5 स्टेशन निर्मित करके अब उसमें मेट्रो चलाने की कोशिश है। और वो 5 स्टेशन मोती झील के बाद चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल है। ये पाँचों ऐसे स्टेशन हैं कि आप पुराना कानपुर, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में बिजनेस का सेंटर है, भीड़ भाड़ वाला है, कार्यालय हैं, लोग शैक्षिक संस्थान हैं, कोचिंग पढ़ने आते हैं, मार्केटिंग करने आते हैं। और ऊपर आपने देखा होगा कि आप ज़मीन से सड़क से लगभग 17 से 18 मीटर नीचे खड़े हुए हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत एक विश्व स्तरीय आधुनिक डिज़ाइन से बना हुआ है। और ऊपर उतना ही कानपुर का जो इसको कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। ये कानपुर के लिए भी पहली बार एक विश्व स्तरीय सुविधा मिलने जा रही है। तो हमारा ये अनुमान है कि इसी अप्रैल महीने में माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी उस मेट्रो का जो कह लीजिए जनता का लोकार्पण है 5 स्टेशनों का मोती झील के बाद, उसको पूरा करने की उम्मीद है। और अभी डेट इसकी तय नहीं है, लेकिन इसी अप्रैल महीने में ही पूरी मुझे लगता है कि कानपुर की जनता को ये सुविधा मिल जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में इस सेक्शन पर काम शुरू हुआ था और अब ट्रैक बिछाने से लेकर स्टेशन की फिनिशिंग तक सब तैयार है। जल्द ही यहाँ ट्रायल रन शुरू होगा, जिसके बाद आम लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। मैंने आपको बताया कि देखिए विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट जो मीडियम है वो तो है ही। एक मेक इन इंडिया अभियान के तहत हमारी मेट्रो की ट्रेन बनी, जो कि पूरी तरह से अल्ट्रा मॉडर्न कोच है। इतनी गर्मी में आप देख रहे होंगे बिल्कुल अच्छी हवा में, बिल्कुल ठंडी हवा में, एसी की हवा में आप ट्रैवल कर पाएंगे। और जो सफ़र मान लीजिए आप आईआईटी से लेकर चले और सेंट्रल स्टेशन तक करीब 1.5 घंटा लगता है आपको गर्मी के इस मौसम में, वो 20 से 25 मिनट में वो ट्रैवल आप कर पाएंगे और सिर्फ 40 रुपये का जो उसका किराया होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कानपुर के लिए, लोगों के लिए एक गिफ्ट है सरकार की ओर से। और मेरा मानना है कि कानपुर में अभी तक एक ऐसी व्यवस्था थी नहीं सार्वजनिक परिवहन की जो इस तरह की हो, जो लोगों को जाम से निजात दिलाए। इस सब शहर में हम भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या बढ़ते वाहनों की जो संख्या है और साथ साथ
इतनी भीड़ भाड़ इलाकों में रहती है कि लोगों को, अगर ये भी कहते सुना है कि साउथ कानपुर की तरफ जाना मुश्किल है, किदवई नगर की तरफ जाना मुश्किल है, लेकिन अब देखिए नॉर्थ से आप चले और साउथ तक निर्बाध यात्रा आप कर पाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इस ट्रेन में बैठेंगे और सफ़र करेंगे तो आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि हम लोग किसी बहुत अलग माध्यम में ट्रैवल कर रहे हैं और कानपुर के लिए वास्तव में एक वरदान साबित होगा। कानपुर मेट्रो का चरण 2 शहर की रफ्तार को नई ऊंचाई देगा। ये न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि प्रदूषण को भी कम करेगा। अब इंतजार है इसके उद्घाटन का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात जरा मौसम की भी कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वाराणसी में हीट वेव का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है, खासकर वहां की घाटों पर। गर्मी की वजह से घाटों पर लोगों का आना जाना भी अब कम हो चुका है। दूसरी तरफ कानपुर में भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। अप्रैल में ही जून जुलाई जैसा एहसास हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। यूपी में इन दिनों गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वाराणसी में हीट वेव का असर इतना बढ़ गया है कि हमेशा गुलजार रहने वाले घाट अब सुनसान नजर आ रहे हैं। गंगा किनारे बने दशाश्वमेध, अस्सी और मणिकर्णिका जैसे घाटों पर भीड़ गायब हो गई है। सूरज की तपिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सुबह और शाम को जो श्रद्धालु और पर्यटक घाटों पर आते थे वो अब कम दिख रहे हैं। गर्मी की वजह से नाविकों का धंधा भी मंदा पड़ गया है। लोग पानी की बोतलें लेकर चल रहे हैं, लेकिन दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी बहुत करना पड़ रही है। छाया के लिए सवारी नहीं मिल रही है। बहुत ज्यादा गर्मी। उपाय का मतलब कि ना कि क्या मतलब कि खाना भोजन, अब भोजनों में चोरी कारखान। दूसरी तरफ कानपुर में गर्मी का हाल बुरा है। अप्रैल की शुरुआत में ही ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई की तपिश वाली गर्मी आ गई हो। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग जरूरी काम के लिए भी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जो मजबूरी में निकल रहे हैं वो छातों और गमछे को सिर पर ढककर धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एसी की डिमांड वो जनरल ब्रांड की जनवरी से शुरू हो जाती है और अप्रैल आते आते कंपनी हम लोगों को सप्लाई नहीं दे पाती और माल हम लोगों का खत्म हो चुका होता है। सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त वो जनरल ब्रांड की है, क्योंकि ये 52 और 55 डिग्री पे डिज़ाइन किया जाता है। लगभग कितना एसी आपका सेल आउट हो जाता है? हम लोगों का करीब 1500 एसी सीजन में सेल हो जाता है। और ये ऐसा ब्रांड है कि प्रायोरिटी के ऊपर ये बिकता है। हर आदमी की पहली चॉइस वो जनरल ब्रांड की है, चूँकि गर्मियों के अंदर सिर्फ यही है जो 52 और 54 डिग्री तक ठंडा करता है। अब 48 डिग्री तक कानपुर में और 50 डिग्री तक बांदा और पहाड़ी इलाकों के अंदर गर्मी पड़ने लग गई है। उसको सिर्फ सेटिस्फाई करता है तो वो जनरल ब्रांड सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई ब्रांड भी नहीं कर पाता। बाकी ब्रांड इसके सामने ज़्यादा गर्मी पड़ने पर, चूँकि 42 डिग्री पे बनाए जाते हैं, तो वो ट्रिप होने लगते हैं, जिससे कूलिंग नहीं हो पाती है। उधर गोरखपुर में दोपहर के वक्त बाजार और सड़कें खाली खाली दिख रही हैं। रिक्शे वाले और दुकानदार भी धूप से परेशान हैं। लोग पंखों और कूलर के सहारे दिन काट रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने वाले माता पिता भी चिंतित हैं। गर्म हवाओं ने हालातों को और मुश्किल बना दिया है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी और बढ़ सकती है। गोरखपुर में इस समय गर्मी 38 से 40 डिग्री पारा चल रहा है और हम गर्मी में बचने के लिए क्या नाम है, सिर पे तौलिया लेकर के चलते हैं, आंखों पे चश्मा लगा रहे हैं। इतनी सड़न टाइप की गर्मी है जो भी है गर्मी हमारी। और मोटरसाइकिल से मैं चलता हूं तो मोटरसाइकिल 10 किलोमीटर पर कम से कम पानी पीता हूं। इसलिए यहाँ इस गर्मी से बचना बहुत जरूरी है और हमको लग रहा है आने वाला समय और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और हम तो दूसरों को भी ये सलाह देंगे कि अगर आप चलिए मोटरसाइकिल से तो 10 किलोमीटर पर कम से कम अपना पानी पीजिए, शिकंजी पिया करिए, गन्ने का जूस पिया करिए, अधिकतम आम का अगर पन्ना मिले पन्ना पीजिए। इसलिए गर्मी से बचना। बच्चों को तो एकदम मत निकालिए। अगर जरूरत हो तो आप क्या नाम है, सुबह और शाम अपना काम करिए। बहुत जरूरत हो तो बाहर निकलिए। लोग अब सुबह जल्दी और शाम को देर से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। गमछा और छाता अब हर किसी के साथी बन गए हैं।
पानी की डिमांड भी बढ़ गई है और ठंडे पेय की दुकानों पर भी भीड़ दिख रही है। वहीं यूपी में गर्मी का प्रकोप अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी के घाट हों या फिर कानपुर की सड़कें, हर तरफ सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। अप्रैल में ही जून जैसा हाल सबके लिए चिंता का विषय है। लोग धूप से बचने की जुगत में लगे हैं, लेकिन गर्मी का असर कम होने की उम्मीद अभी दूर दूर तक नहीं रही। अब देखना ही है कि ये तपन कब तक राहत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं इधर रायबरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। महराजगंज थाना क्षेत्र में एक स्कूल वैन ड्राइवर ने कक्षा 3 की मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। रायबरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक स्कूल वैन ड्राइवर ने कक्षा 3 की मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के साथ हुई इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मासूम को स्कूल वैन ड्राइवर धीरेन्द्र यादव रोज स्कूल से घर छोड़ने जाता था, लेकिन उसने जानबूझकर बच्ची को सबसे आखिरी में उतारने का तरीका अपनाया। पिछले 3 दिनों से जब वैन में बच्ची अकेले रह जाती तो वे उसके साथ गलत हरकतें करता था। इस दरिंदे ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और उसे डराकर चुप रहने को कहा। 3 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार बच्ची ने हिम्मत दिखाई और अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजनों ने फौरन महाराजगंज थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना महाराजगंज में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है और जो पीड़िता है वो नाबालिग है। उनके पिता की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 76/25 अंतर्गत धारा 65 BNS एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और वो नाबालिग जो पीड़िता है उसका ही स्कूल वैन ड्राइवर है धीरेन्द्र यादव, उसका नाम नामजद अभियुक्त है और उसको गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अन्य जो विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस की जांच में पता चला कि पीड़िता उसी निजी स्कूल में पढ़ती थी और रोज उस वैन से आती जाती थी। इस घटना ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। परिजन सदमे में हैं और इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि आखिर मासूमों को ऐसी हैवानियत से कैसे बचाया जाए। जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए, फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।